नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम 2024-25, इसी के साथ में सी टेट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, बिहार टेट है या उत्तराखंड टेट, जहाँ पर भी टेट का एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। तो बिल्कुल पूरे 30 प्रश्नों को हल करके जाइएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है आपके, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 112.50, 107.69, 110.25 और 100.50। तो देखो, जब हमको बुद्धि लब्धि निकालनी होती है तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र? मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक या कालाक्रमिक जो आयु है वो, और इंटू 100। तो यहाँ पर दे रखा है बालक की वास्तविक आयु तो कितनी है? 14 वर्ष है। मानसिक आयु कितनी है? 13 वर्ष है, और इंटू 100, तो 13 बटे 14 इंटू 100। जब हम इसको सही से निकालेंगे तो ये आएगा हमारे कितना? 107 बटे 69। यहाँ पर इस बालक की क्या होगी? IQ या बुद्धि लब्धि होगी। प्रश्न संख्या 1 में बी वाला विकल्प आपका आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा, जो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी विद PN लोधा के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और इसका डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। वहाँ पर आप मनोविज्ञान की जो अभी हमारे व्यक्तित्व का टॉपिक जो है, इसकी साथियों PDF उपलब्ध आज आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। पहले ही मैंने बुद्धि के जो सिद्धांत है, बुद्धि का टॉपिक है, फिर इसी के साथ में आपके अभिप्रेरणा वाला जो भाग है, फिर इसके अलावा आपके बाल विकास वाला जो पार्ट है, RT 2009 वाला जो पार्ट है, तो 4-5 टॉपिक की तो पूरी कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। व्यक्तित्व वाला जो भाग है, इसकी PDF आपको आज 12 बजे के लगभग ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और आपको टेस्ट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखो, स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक और कोहलबर्ग, इनमें से किसने दिया क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत? साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को हिंदी में प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? पावलोव ने किया था। बी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, बाल अपराध का कारण है। क्या कारण है बाल अपराध का? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, और समृद्ध परिवार। देखो, यदि कोई बालक अपराधी बनता है, भाई 18 वर्ष से कम उम्र में वो कोई अपराध करता है तो बाल अपराधी कहलाता है। अब साथियों, बाल अपराध के कारणों में यहाँ पर जो विकल्प है, माता पिता में अनबन रहना, ये बाल अपराध का कारण है। बाकी परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, समृद्ध परिवार, या परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, ये बाल अपराधों में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में इनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, और 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो देखो, RT 2009 में सभी चीज़ें बताई गई है, किंतु RT 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का प्रावधान क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके बारे में इसमें बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 में डी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सामान्यीकरण, और साहित्य का पुनरीक्षण। देखो, शोध को, अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान क्या बना रहा है? तो जो चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बना रहा है वो चरण दे रखा है बी वाले विकल्प में। प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन जो है ये शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। इस प्रश्न को RTET या रीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है साथियों,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। 5वें में बी वाला सही है। प्रश्न नंबर 6 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को क्यों जोड़ा गया? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि हो इसके लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, सांस्कृतिक विरासत की सराहना हो, या ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण हो। तो देखो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है साथियों? सांस्कृतिक विरासत की सराहना हो। ये एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 6 में सी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 7वें प्रश्न को, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे? निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, और एकीकरण के सिद्धांत से। तो देखो विकास क्या रहा है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। साथियों ये गर्भावस्था से प्रारंभ होता है विकास, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती विकास होता रहता है। हालांकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। तो यही क्या कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है। चलता ही रहता है व्यक्ति की मृत्यु तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 में ए वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति और अनुभवों से सीखना। तो जो बुद्धि के घटकों में सम्मिलित नहीं है, भाई तार्किक चिंतन तो बुद्धि का प्रमुख घटक है, फिर स्मृति भी बुद्धि से ही संबंधित है, और जो हम अनुभवों से सीखते हैं इसका संबंध भी बुद्धि से ही होता है। लेकिन साथियों व्यावसायिक रुचियां बुद्धि का घटक नहीं है, बल्कि ये तो रुचि के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न संख्या 8 में बी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 9वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। तो कौन सी नहीं है? मनोगत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? कि जो मानसिक भी हो। गत्यात्मक मतलब जिसमें कुछ क्रिया भी हो रही हो। तो भाई लिख रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं, इसमें हमारा माइंड भी काम करेगा और शरीर भी काम करेगा। लेकिन सोचना सिर्फ ये मानसिक है, न कि मनोगत्यात्मक। तो फिर 9वां जो प्रश्न है इसमें आपके ए वाला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? आलपोर्ट, शेल्डन, केटल या स्प्रेंजर। तो देखो व्यक्तित्व मापन की एक विधि है जिसका नाम है 16 पीएफ प्रश्नावली। किनके द्वारा ये दी गई है साथियों? तो ये आरबी केटल, रेमंड केटल के द्वारा ही व्यक्तित्व मापन की 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई है। और इस 16 पीएफ प्रश्नावली में इसको 4 समूहों में विभक्त किया गया है, और प्रत्येक समूह में भी 4 प्रश्नों को शामिल किया गया है। यहाँ 10वें प्रश्न में सी वाला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी विशेषता आपको प्रश्न नंबर 11 में देखना है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। किसकी बात है? प्रतिभाशाली बालक की। दूसरा है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तीसरा है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि। और चौथा है यह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो देखो बालक जो प्रतिभावान है उसकी विशेषता अगर हम देखें तो भाई ए वाला विकल्प सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगी तो बालक जो है प्रतिभाशाली वो कम प्रेरित अपने आप को अनुभव करता है और उस कक्षा से ऊब जाता है साथियों, क्योंकि उसको तो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद होते हैं। प्रतिभाशाली बालक है वो। 11वें प्रश्न में ए वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, और जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो देखो हम यदि बच्चों में सामान्य बच्चों के साथ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल करेंगे तो अवास्तविक लक्ष्य तो इसको हम नहीं कह सकते।
विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, हो सकता है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल ये इसका सटीक जवाब है साथियों। 12वें प्रश्न में सी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। समस्या समाधान नहीं है। समस्या समाधान क्या नहीं है? लक्ष्योन्मुखी नहीं है, या एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है और संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो भाई समस्या समाधान अगर हम देखें, लक्ष्योन्मुखी मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्मुख। मित्रों, समस्या समाधान हमेशा लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो ये भी है। समस्या समाधान एक कौशल भी है जिसको आप सीख सकते हो और अभ्यास आप इसका कर सकते हो। यह है जो समस्या समाधान है, ये समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर भी आधारित है, किंतु संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो ये तो योग्यता है, ये कोई समस्या समाधान थोड़ी है। 13वें प्रश्न में डी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है, या प्रयोगात्मक विधि है? तो भाई व्यक्तित्व मापन की अगर हम बात करें मित्रों, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, व्यक्तित्व के प्रकार, अलग अलग वर्गीकरण, सिद्धांत, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है, वंशानुक्रमीय कारक, वातावरणीय कारक, इन सभी के हस्तलिखित नोट्स आपको आज ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे रीट वाले कोर्स में। देखो, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि अर्थात क्या होता है? जिस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है अस्पष्ट उद्दीपकों के माध्यम से, तो वही प्रक्षेपी विधियां कहलाती है। 14वें प्रश्न में सी वाला विकल्प आंसर है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और अहमवादी चिंतन। भाई देखो, सृजनात्मकता और एक और होती है बुद्धि। बुद्धि का सीधा सा संबंध किससे है साथियों? अभिसारी चिंतन से। और सृजनात्मकता का सीधा संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। तो यहाँ सृजनात्मकता के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या रहेगा? अपसारी चिंतन। 15वें प्रश्न में सी वाला विकल्प आंसर है। प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16वें प्रश्न को देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, क्या अर्थ है? बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना और बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो भाई बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दो। साथियों, शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कह रहे हो तो फिर वो तो शिक्षक केंद्रित हो गया, ये भी गलत। नैतिक शिक्षा देना या बच्चों की जो अभिव्यक्ति और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है, यदि हम कक्षा शिक्षण में उसको महत्व देंगे तो ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न संख्या 16 में डी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न है, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि और सृजनात्मकता। तो देखो, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है इसका प्रयोग जो है साथियों, ये अधिगम या व्यक्तित्व, कुछ जगह आपको अधिगम भी हो सकता है, कुछ जगह व्यक्तित्व भी मिल जाए, लेकिन दोनों ही आंसर गलत है, क्योंकि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का जो प्रयोग है ये बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। सी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। देखो, मैंने जो बुद्धि के जो नोट्स डाले हैं उसमें सारी चीजें आपको बता रखी है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बालक सीखते हैं कब? अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब उनको पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं? तो देखो, वाइगोस्की का एक सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया? लेव वाइगोस्की ने दिया। और इसमें इन्होंने बताया है कि बालक जो सीखता है ये वयस्कों और समवयस्कों, उससे बड़े और उसके समान जो है परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से बालक सीखता है। 18वें प्रश्न में बी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो, 19वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? चेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन और केटल। तो देखो, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण की बात यहाँ पर बात की जा रही है। और मित्रों, बुद्धि परीक्षण के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले
अल्फ्रेड बिने के द्वारा, किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही यहाँ पर 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। तो 19वें प्रश्न में बी वाला विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। देखिए 20 में है, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना और उन पर ध्यान नहीं देना। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव वाले ऑप्शन हैं 3, तो इनको हम आसानी से हटा सकते हैं। भाई दंड देना, पढ़ाने की धीमी गति, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए उत्थान के लिए थोड़ी रहेगा साथियों, बल्कि विशिष्ट कक्षाएं उनके लिए लगाई जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। किनको? प्रतिभाशाली बालकों को। बी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में देख लेते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? 30, 56, 45 और 70। तो आरटी 2009 क्या कहती है कि एक शिक्षक को शिक्षण व शिक्षण की तैयारी के जो समय है इसको शामिल करके एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना होगा। प्रश्न संख्या 21 में सी वाला विकल्प आपका आंसर है। प्रश्न संख्या 22 को देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके जाए। 22वां प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक, गुणात्मक, ऐतिहासिक या वर्णनात्मक? तो देखो, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा मतलब विद्यालय के अंदर अनुसंधान हो रहा है, छात्रों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं का कारण उनको पहचानना है और उनको दूर करना है। तो मतलब विद्यालय से संबंधित अगर कोई समस्या है, विद्यालय में ही उसका समाधान किया जा रहा है अनुसंधान के माध्यम से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से उसको हम जानते हैं। 22 में पहला विकल्प आपका आंसर है। कौन है क्रियात्मक अनुसंधान के जनक? स्टीफेन एम कोरे जो है साथियों क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सीखना? तो देखो, परिणामों द्वारा सीखना कि जो परिणाम आएंगे, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसके आधार पर सीखा जा रहा है। तो ऐसा जिस सिद्धांत में होता है वो इनमें से कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दिया गया है साथियों। यह सिद्धांत परिणामों पर आधारित है। 23वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका आंसर है ए वाला। प्रश्न नंबर 24 24वां प्रश्न है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है? आत्मसात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन और संतुलन? तो देखो, ये पियाजे का जो सिद्धांत है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये सारी चीज़ें चलती है। और यहाँ स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु यदि हम कर रहे हैं, स्कीमा का मतलब ज्ञान की एक संरचनात्मक इकाई होती है स्कीमा। मित्रों, जब इसका प्रयोग हम बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो इसी को आत्मसात्मीकरण के नाम से जाना जाता है। 24 में ए वाला विकल्प आंसर है। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षता और वस्तुनिष्ठ व्याख्या? देखो, प्रक्षेपी परीक्षण अचेतन मन का अध्ययन इनके माध्यम से किया जाता है, जिसमें उद्दीपक अस्पष्ट होते हैं, व्यक्ति क्रिया करने के लिए स्वतंत्र होता है और व्यक्तिपरक प्रत्यक्षता इसमें पाई जाती है। वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसमें नहीं होती है, क्योंकि जिनमें अगर वस्तुनिष्ठ व्याख्या हो गई फिर वो परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण रहेगा ही नहीं, वो तो फिर अप्रक्षेपी परीक्षणों के अंतर्गत चला जाएगा। 25 में डी वाला विकल्प आपका आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा रहा है आपसे? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम है अनुप्रेरणा, अवदान, धारणा और पुनरुत्पादन। अवदान, अनुप्रेरणा, धारणा और पुनरुत्पादन, या अवदान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, अथवा अवदान, धारणा, अनुप्रेरणा और पुनरुत्पादन? तो देखो, अल्बर्ट बंडूरा ने निरीक्षणात्मक अधिगम बताया है अवलोकन पर आधारित अधिगम, कि बालक दूसरों का अवलोकन करता है
और फिर उस क्रिया को सीखता है देख करके। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अवधान, उस चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगा और फिर उस पर धारणा बनाएगा। क्या बनाएगा साथियों, धारणा बनाएगा। फिर उसके बाद में पुनरुत्पादन, मतलब वैसा ही कार्य करेगा और अंत में यदि उसको प्रेरणा मिल गई तो उस कार्य को वो सीख जाएगा। बिल्कुल सी वाला विकल्प जो है 26 में सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। वैयक्तिक अध्ययन, स्वप्न विश्लेषण, समाजमिति तकनीक और साक्षात्कार। तो देखो सिगमंड फ्रायड की अगर बात करें, अचेतन मन पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है और अचेतन मन की विशेषताओं को यदि ज्ञात करना है तो सिगमंड फ्रायड का मानना है कि उसके स्वप्नों का विश्लेषण कीजिए, जो स्वप्न बालक को आते हैं उनका, तभी आप उसके अचेतन मन की विशेषताओं को बहुत ही शानदार तरीके से जान सकते हो। 27 में बी वाला विकल्प सही है। 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 28वां प्रश्न, ADHD का अर्थ है ADHD, वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक और दृष्टिहीनता वाले बालक। तो मित्रों ADHD के बारे में बात करें तो जिन बालकों में ध्यान केंद्रण की समस्या पाई जाती है वो बालक ADHD श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या रहेगा, ध्यान विकार वाले बालक। 28वें प्रश्न में सी वाला विकल्प आंसर है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखेंगे, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो देखो कैसा परीक्षण बनाया जा रहा है, जो कोई व्यक्ति है इसकी एक या अधिक क्षेत्रों में जो उसकी विशेषता है, कमियां जो उसकी है, इसको व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। तो व्यक्त करने के लिए विशेषता और कमियां, इसको हम उपचारात्मक परीक्षण तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उपचारात्मक परीक्षण में तो कमियों को दूर किया जाता है। इसको निदानात्मक परीक्षण भी नहीं कहेंगे, क्योंकि निदानात्मक में कमियों को व्यक्त तो किया जाता है लेकिन विशेषताओं को नहीं। रचनात्मक परीक्षण नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न में बी वाला विकल्प आपका आंसर है। अब आज का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है, इसको देखेंगे साथियों। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया। 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन और 91वां संशोधन। तो देखो शिक्षा का अधिकार जो सम्मिलित किया गया ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 30वें प्रश्न में ए वाला विकल्प सही है। ये आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 4 कंप्लीट होता है। लाइक शेयर करके जाइएगा साथियों, अच्छा लगे वीडियो तो। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।